Hello student, welcome back to my channel. I am Kanchan and you are watching KS classes. जैसा कि मैंने आपको जयप्रकाश नारायण की पार्ट 1 की वीडियो अवेलेबल करा दी है, अब जो टॉपिक बच गए थे उन्हें हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो अब हम चलते हैं, जयप्रकाश नारायण ने जो संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की है वह क्या है, मतलब वह किस तरह का लोकतंत्र चाहते थे, किस तरह का नहीं, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वह लोकतंत्र को तो चाहते थे, उसके पक्ष में थे, लेकिन वह संसदीय शासन प्रणाली को नहीं पसंद करते थे। और 3 तरह की चीज़ें वह चाहते थे, एक तो दल विहीन लोकतंत्र, परोक्ष चुनाव की नवीन पद्धति और सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो ये तीनों टॉपिक आपके संसदीय लोकतंत्र में ही कवर होंगे। तो इन्होंने कहा था कि पश्चिमी लोकतंत्र की धारणा को इन्होंने पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा। इन्होंने कहा कि हमारे देश में जो लोकतंत्र होना चाहिए वह दल विहीन होना चाहिए, क्योंकि अगर दल विहीन लोकतंत्र होगा तो वह अच्छे से काम करेगा। अगर लोकतंत्र काफ़ी सारे राजनीतिक दलों में बंट जाता है तो एक दल सत्ता में आने के लिए काफ़ी भ्रष्टाचार या काफ़ी तरह के ऐसे हिंसक अपना उपाय या सांप्रदायिक दंगे, तो इन सब तरह की एक्टिविटीज़ को करवाता है। तो इसीलिए वह दल को चाहते ही नहीं थे। वो कहते थे कि अगर हमें अपने देश में लोकतंत्र कायम करना है तो हमें दल विहीन लोकतंत्र को ही जगह देनी चाहिए। और यह कहते थे कि जो पश्चिमी लोकतंत्र है वो इसीलिए बुरा है क्योंकि वहाँ पर सामाजिक स्वभाव को पसंद नहीं किया जाता, पूरी तरह से वहाँ उपेक्षा की गई है, वहाँ आर्थिक साधनों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और संसदीय प्रजातंत्र का मुख्य दोष यह है कि इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत भूमिका पर बल दिया गया है। संसदीय लोकतंत्र की राजनीतिक प्रक्रिया में व्यक्ति की भागीदारी केवल वोटिंग करने तक है। अगर आप देखोगे कि जिस तरह का लोकतंत्र हमारे देश में अभी प्रचलित है वो संसदीय लोकतंत्र है, उसके अंदर क्या होता है कि जनता वोटिंग तो दे देती है, हमने अपने वोट दे दिए, बट हमारी नहीं चलती। जिन लोगों को हमने चुना हुआ है वह शासन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की हम लोगों की राय है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश का शासन नहीं चल पाता। तो इसीलिए उन्होंने इसे मिथ्याचार बताया और इन्होंने कहा कि यहाँ पर केंद्रीयकरण है। केंद्रीयकरण मतलब सत्ता को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसीलिए वह इस तरह के लोकतंत्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और उनका यही मानना था कि दलीय हितों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो जो राष्ट्रीय दल है, कोई भी दल है, वो राष्ट्रीय हित को नहीं बल देता बल्कि अपने दल के हितों को ही ज़्यादा ऊपर रखकर चलता है। और इन्होंने कहा था कि जिस तरह की चुनाव प्रणाली भारत में है वह बहुत खर्चीली है, विकृत है, उसमें बहुत टाइम खर्च होता है और इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप खुद ही देखोगे जब इलेक्शंस आते हैं तो किस तरह की रैलियों पे, किस तरह की बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च किया जाता है। साथ में कई दल आपराधिक प्रवृत्तियों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जैसे कि दारू सप्लाई करना, लोगों को दारू पिलाना और पैसे देकर रैलियों में शामिल करना। तो ये सारी चीज़ें हमारे लोकतंत्र में देखने के लिए मिलती हैं। तो इन्हीं चीज़ की वह बुराइयां करते थे और वह इस तरह का लोकतंत्र पसंद नहीं करते थे। अब बात करते हैं कि वे किस तरह का लोकतंत्र चाहते थे। तो जयप्रकाश नारायण की जो लोकतंत्र की संकल्पना थी वह थी एक संस्थागत व्यवस्था और नैतिक मूल्यों वाली। उन्होंने कहा था कुछ नैतिक अपेक्षाएं लोकतंत्र में होनी जरूरी हैं। एक तो जनता को लोकतंत्र के लिए नैतिक प्रशिक्षण दिया जाए, आवश्यकताओं का परिसीमन किया जाए, लिमिटेशन की जाए, स्वतंत्रता के साथ दायित्वों की व्यवस्था भी की जाए कि स्वतंत्रता तो मिल रही है, साथ में आपके कुछ दायित्व हैं जिन्हें आपको पूरा करना जरूरी है। वह आर्थिक न्याय चाहते थे कि सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके और अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास जो भी सुविधाएं हैं वह उपलब्ध कराई जाए। साथ में वह सामाजिक क्रांति चाहते थे, जिसको उन्होंने बाद में समग्र क्रांति का नारा दिया है।
जयप्रकाश नारायण के सामुदायिक लोकतंत्र यानी लोक स्वराज्य की धारणा क्या है? तो इन्होंने भारत के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली को आदर्श माना है। इन्होंने कहा था, आदर्श मानने के क्या रीज़न है? एक तो इन्होंने कहा था कि राज्य व्यवस्था की प्राचीन भारतीय परंपरा, मानव की मूलभूत सामुदायिक प्रवृत्ति, क्योंकि मानव के अंदर ये गुण है, ये उसकी एबिलिटी है कि वो समुदाय में रहना पसंद करता है। सत्ता के आधार की व्यापकता, यहाँ पर सत्ता को लाना काफ़ी इजी है और काफ़ी पैमाने पर यह फैला हुआ है। तो सामुदायिक लोकतंत्र की संरचना कैसे हो सकती है? तो इन्होंने बताया था मनुष्य की सामुदायिक प्रवृत्ति है, उसके आधार पर हम सामुदायिक लोकतंत्र की संरचना कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है वो समुदाय में रहना पसंद करता है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे पंचस्तरीय संरचना के। एक तो इन्होंने बताया था कि जो प्रारंभिक स्तर है उस पर ग्राम सभा होगी सर्वोच्च स्तर पर, क्षेत्रीय पर कार्यकाली पंचायत समिति होगी, जिला पर जिला परिषद कार्यपालिका होगी, प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय सभा और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र सभा बनाई जाएगी। इस तरह से इन्होंने पंचस्तरीय संरचना का सुझाव दिया और इन्होंने कहा था कि जो राष्ट्रीय सभा है वो प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रांतीय समिति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रसभा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यपालिका की नियुक्ति करेगी जो राष्ट्रसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इस तरह से उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे जिसके द्वारा हम सामुदायिक लोकतंत्र को स्थापित कर सकते हैं। तो सामुदायिक प्रजातंत्र की आर्थिक संरचना क्या है? तो आर्थिक संरचना में इन्होंने कहा था कि आर्थिक नियोजन, उत्पादन व वितरण के विकेंद्रीकरण द्वारा ही आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना की जा सकती है। यानी हम भारी उद्योग धंधे तो राज्य के अंडर में रखे, बल्कि छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उन्हें जनता के लिए खुला छोड़ दिया जाए और राज्य के अंडर में दे दिए जाए, जिससे व्यक्ति भी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अब हम बात करते हैं जो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की धारणा अपनाई थी, जो नारा दिया था इन्होंने। तो जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान से इंदिरा गांधी सरकार की अस्वीकार्य नीतियों के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति की घोषणा की, क्योंकि उस टाइम इंदिरा गांधी मनमानी कर रही थी, भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। तो इन सब चीज़ों से जयप्रकाश नारायण बहुत दुखी थे और रेलवे कर्मचारियों को भी उनकी सैलरी काफ़ी टाइम से नहीं मिली थी। तो जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई थी और उसके अंदर बिहार के छात्र भड़क गए थे। तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण को अपना धार्मिक गुरु बताते हुए, अपना नेता बताते हुए उन्हें बनाने की कोशिश की। तो जयप्रकाश नारायण ने बाद में उनका नेता बनना स्वीकार कर लिया और इन्होंने कहा कि अगर हम संपूर्ण क्रांति करते हैं तो उसी के द्वारा हम व्यक्ति और समाज दोनों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति की जो धारणा है उसका उद्देश्य है कि समाज में जो विकृत व्यवस्था फैल रही है उसको ख़त्म किया जाए और एक नवीन वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति में कुछ 7 आयाम जोड़े थे। एक तो सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, वैचारिक, शैक्षणिक, नैतिक। तो इस तरह की उन्होंने क्रांतियों का आह्वान किया था। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मानव का जो दृष्टिकोण है उसके अंदर भौतिक आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि मनुष्य उन भौतिक वस्तुओं को स्वयं में साधन न माने, अपितु एक आध्यात्मिक लक्ष्य की चेतना उसकी प्रत्येक गतिविधि तथा इच्छा को मर्यादित करे। तो ये प्रत्येक मनुष्य अपने आप को मर्यादित करके इस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। तो इन्होंने सामाजिक आयाम में बताया था कि छुआछूत, बुरे रिवाजों, जातिवाद का कोई स्थान नहीं होगा। संपूर्ण क्रांति के शैक्षणिक आयाम के अंतर्गत उन्होंने जो शिक्षा प्रणाली थी उसको सड़ी गली और निकम्मी बताया, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो 12th करके BA करके भी कोई जॉब नहीं प्राप्त कर पाते। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से बेकार बताई। उन्होंने शिक्षा के सारे तंत्र को इस आधार पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता बताई, जिससे कि देश में जो समस्या है बेरोजगारी की उससे किस तरह से हम निपटान कर सकें।
संपूर्ण क्रांति के आर्थिक आयाम के अंतर्गत उन्होंने आर्थिक विकास का लक्ष्य मनुष्य का सुख और आरोग्य होना बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को जब सुख है और वह आरोग्य जीवन जी रहा है तो इसका मतलब उसने आर्थिक आयाम को प्राप्त कर लिया और प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए और रोजगार प्राप्त होना चाहिए। तो इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का भी सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि मानव कल्याण की जो साधना है उसको माध्यम बताया। इन्होंने सांस्कृतिक आयाम भी बताए। इन्होंने कहा कि जिस तरह के पहले हमारे आयाम थे आध्यात्मिक, जो हमारी परंपरागत परंपरा थी जिसके अंतर्गत व्यक्ति नैतिक मूल्यों से जुड़ा हो रहता था, वह अब खत्म हो रहा है। दोबारा से नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शुरू किया जाए। तो इन्होंने कहा था कि सामाजिक क्रांति केवल अहिंसात्मक साधनों से ही संभव है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति के नारे के दौरान हिंसा को बिल्कुल ही गलत बताया और इन्होंने ये कहा कि हम हिंसा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सरकार की बुराइयां बताएंगे लेकिन अहिंसक तरीके से। लेकिन आप सभी को पता होगा उसके बाद भी आपातकाल लगा दिया गया कि यह कहकर कि ये लोग हिंसक साधनों का सहारा ले रहे थे। तो जयप्रकाश नारायण के विचार पूरी तरह से सही थे, क्योंकि अगर देखा जाए इस टाइम पे रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा है, लोगों को नौकरियां प्राप्त नहीं हो पाती, बच्चे बीए पढ़कर भी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस तरह से अगर उनके द्वारा दिए गए विचारों द्वारा अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया होता तो शायद ये चीज़ें सक्षम हो पाती। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।